नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश की बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। एक बार फिर से इस पर सियासत तेज है। इस बार बीजेपी सांसद रवि किशन ने जनसंख्या का मुद्दा छेड़ा है। प्राइवेट बिल के जरिए रवि किशन ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर सियासत जारी है। उधर बढ़ती जनसंख्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से चिंता जताई है। जमीन उतनी ही है, पानी उतना ही है, हवा उतनी ही है, दिन वही रात वही, लेकिन इंसानों की तादाद थमती नहीं। दरअसल इंसानों की बढ़ती आबादी समस्या है, दूसरे लफ्जों में कहें तो चिंता का सबब। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये है कि जनसंख्या नियंत्रण का तरीका क्या हो, हमारे देश में सिर्फ सियासत का विषय बनकर रह गया है। सबसे पहले समझिए कि बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय क्यों है। भारत के पास दुनिया की 2.4% जमीन है और पानी 4%, लेकिन आबादी 18% से ज्यादा है और ये असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन चिंता की बात ये है कि ये मुद्दा उठता जरूर है, लेकिन बात इससे आगे बढ़ती नहीं। अब रवि किशन ने मुद्दा छेड़ा है संसद में प्राइवेट बिल के जरिए। तो 2019 से मेरा ये बिल पेंडिंग है। एक भविष्य के लिए, एक भारत के भविष्य के लिए, एक सुपर पावर भारत जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जब इसकी जड़ें मजबूत होंगी, जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। चाइना ने जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, सुपर पावर भारत बनने की पूरी इसकी पॉसिबिलिटी है, प्रोवाइडेड कि हम जनसंख्या पे एक नियंत्रण करें। अभी हम लोग 135 करोड़ की आबादी और जॉब सरकारी फिर वो नहीं होना चाहिए जो श्रीलंका में हो रहा है। बीती 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी, जिस पर खूब सियासत हुई थी। अब रवि किशन ने मुद्दा छेड़ा है तो सियासत भी गर्म है। पॉपुलेशन हमारी एक शक्ति भी है, लेकिन समस्याओं को भी जन्म देती है। यदि जनसंख्या बेइंतहा बढ़ जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। भाई, आप कितनी सड़कें चौड़ी करेंगे, आप कितने मकान बनाएंगे, आप कितने रोजगार क्रिएट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि सरकार संजीदा है। सरकार ये चाहती है, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकारें ये चाहती हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हम लाना चाहते हैं, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये मैसेज देश में जाए ताकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी जो हमारे मुसलमान भाई बहनों की है, उन पर ये इल्ज़ाम लग सके कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। बीते दशकों में देश की आबादी तेजी से बढ़ी है, नतीजा संसाधन घटे हैं, दबाव बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा असर भूजल पर पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए सीएम योगी ने एक बार जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की है। जब प्रदेश की आबादी मात्र 6 करोड़ थी और आज प्रदेश की आबादी जब 25 करोड़ है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो आवश्यकता है पेयजल की, सिंचाई की, अन्य औद्योगिक उत्पादन के लिए भी हम भूगर्भीय जल का अधिकाधिक इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी और जिस तेजी के साथ औद्योगिकीकरण हुआ और भूगर्भीय जल का दोहन हुआ, उस अनुपात में भूगर्भीय जल के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, बीच के कालखंड में उसमें बरती गई लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा और उसका परिणाम था कि अनेक विकासखंड अतिदोहित की श्रेणी में आकर के डार्क जोन की श्रेणी में चले गए। भारत में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, जिस पर सभी राजनीतिक दल चिंता भी जाहिर करते हैं, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इसे लेकर तमाम तरह के अंतर्विरोध दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बढ़ती आबादी आखिर चिंता का विषय क्यों है, इसे समझना होगा। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत की आबादी 138 करोड़ तक पहुंच चुकी है और इस साल के अंत तक 140 करोड़ पहुंच जाएगी। बिल्कुल, और ये आंकड़े चिंताजनक हैं क्योंकि ये आंकड़े वैश्विक लिहाज से देखें तो पूरे विश्व की जमीन का सिर्फ
2.4% ही भारत के पास है। पूरे विश्व के पानी का 4% ही भारत के पास है। लेकिन पूरे विश्व की आबादी में भारत की हिस्सेदारी 18% है, जो चिंता की बात है। और बात जनसंख्या की चली है, और जब भी बात उठती है तो एक धर्म विशेष को चर्चा में जरूर घसीट लिया जाता है। हालांकि हर बार धर्म विशेष का नाम इसलिए भी शामिल किया जाता है ताकि सियासत को धार दी जा सके, लेकिन इस बार जब चर्चा चली है तो मदरसा बोर्ड ने सार्थक पहल की है। मदरसा बोर्ड ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को और उनके अभिभावकों को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए मुहिम चलाने का फैसला लिया है। देखिए, जनसंख्या देश में एक बड़ी समस्या है। हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश भी उसमें सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर हम काम करें। हम मदरसा बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते इस बात को लगातार बोलते भी रहे हैं, लेकिन मदरसों में भी हम बच्चों के बीच में इसको खुले मन से रखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण होना ज़रूरी है। बढ़ती जनसंख्या पर रोक ज़रूरी है। अगर ये न रुकी तो आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत दिक्कतें पैदा होंगी। देश में संसाधनों की एक सीमा होती है, उसके साथ हम इन बच्चों के साथ बैठ करके उनको समझाएंगे, जागरूक करेंगे, ताकि जो है आने वाले दिनों में इस पर नियंत्रण पाया जा सके। राष्ट्रपति चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव बीजेपी के साथ दिखे, लिहाजा सवाल उठ रहा है क्या दोनों 2024 में बीजेपी के साथ होंगे। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि वो गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, बस अखिलेश यादव के ऐलान का ही इंतजार है। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी साफ किया है कि गठबंधन टूटते ही वो बीएसपी के साथ जाएंगे। हालांकि शिवपाल यादव ने तस्वीर साफ नहीं की है। उन्होंने कहा है कि समय आने पर बता दूंगा। 2024 आप एनडीए के साथ होंगे। अब ये आपको समय आने पर सब पता चल जाएगा, कहाँ हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ, तो ये समय पर सब पता चल जाएगा। अखिलेश जी के लिए कोई नसीहत? अब समय आने पर सब आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ से तलाक होगा तो चलेंगे बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे, वहाँ पहले जोर लगाएंगे। तो ये तलाक में तलाक कौन बोलेगा पहले? आप बोलेंगे? अखिलेश यादव जी बोलेंगे? अखिलेश जी। हम तो कबूल करेंगे। अच्छा, आप तैयार बैठे कबूल? हम तैयार बैठे हैं कि कबूल हम एकदम स्वीकार है भैया। अगला स्टेप क्या होगा उसके बाद, तलाकनामे के बाद निकाह के लिए? हम मायावती जी से मिलेंगे, वहाँ बात करेंगे, बात बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर और लोग हैं, तब तक और कई गोल बनने जा रही है। देखिए, तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का फैसला ओम प्रकाश राजभर कर चुके हैं। राजभर बीएसपी के साथ जाने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन राजभर जो कह रहे हैं वही सच है या फिर पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ खिचड़ी पक रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि राजभर राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश को छोड़कर एनडीए के साथ चले आए, और इसका इनाम भी अब राजभर को मिल चुका है। बीजेपी सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कराई है। अब सवाल यह कि राजभर किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं या फिर वो बीएसपी के साथ जाने की बात कह रहे हैं? उनकी इस बात में कोई आधार या दम है? राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन, राजभर को मिला इनाम, वाइस कैटेगरी की सुरक्षा मिली, सुरक्षा के लिए छोड़ा एसपी का साथ, तो अब तस्वीर साफ है कि आजमगढ़ चुनाव के बाद राजभर के सुर क्यों बदले, क्यों राष्ट्रपति चुनाव में राजभर बीजेपी के साथ दिखे, क्यों ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर आक्रामक दिखे। ये सारी कवायद वाई श्रेणी सुरक्षा के लिए, सरकारी सुविधाओं के उपभोग के लिए थी। कम से कम समाजवादी पार्टी का आरोप तो यही है। देखिए, सरकार की अगर उन्होंने मदद की है तो निश्चित तौर पर सरकार भी मदद करेगी। ये तो राजनीतिक शिष्टाचार है। हमारा तो कहना ये है कि अगर यही आपस में एक्सचेंज होना था तो हमारी लीडरशिप और हमारी पार्टी पे इतने आरोप प्रत्यारोप करने की क्या जरूरत थी? प्रेस, मीडिया और जनता का इतना समय नष्ट करने की क्या जरूरत थी?
समाजवादी पार्टी का आरोप एकदम सीधा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ नहीं किया कि उनका गठबंधन अभी भी एसबी-एसपी के साथ है या नहीं। गठबंधन की स्थिति क्या है? समाजवादी पार्टी भले ही चुप है, ओम प्रकाश राजभर की सोच बेबाक है। वो हमको क्या कहेंगे? जो व्यक्ति अपना खुद पर्चा न भर रहा हो, पर्चा भरने में इनाम मिला हो, वो व्यक्ति दूसरे को क्या कहेगा? पूरा देश देखा। आप दूसरे को क्या कह रहे हैं? आजमगढ़ चुनाव में कई दिन गए थे। यूं तो कहा जा रहा है कि हाल में गाजीपुर में हुए बवाल के बाद ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा दी गई, लेकिन क्या वाकई यही सच है? ये सवाल बड़ा है। कह रहे थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। हम लोग तो हमेशा नेताजी देखिए हमेशा हंसते रहते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। हमारे नेता विपक्ष में तब भी हंसते हैं, सत्ता में तब भी हंसते हैं। अभी उनको आप देखे हैं, इसका लोग मजाक उड़ाते हैं कि तो हर समय हंसते, विधानसभा में बोलते तब भी हंसते हैं, तो उनके चेहरे पे सिकन नहीं है, न आगे रहेगी। दरअसल ओम प्रकाश राजभर को मिली वाई श्रेणी सुरक्षा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजभर को वाई श्रेणी सुरक्षा उस वक्त मिली है जबकि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए, लिहाजा सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच दूरियां राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही बढ़ गई थीं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक ने अखिलेश का साथ नहीं दिया। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर है। दूसरे लफ्जों में कहें तो समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम दल अपना घर नहीं बचा पाए। गाजे बाजे के साथ राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया था, इस दावे के साथ कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खबरों के मुताबिक विपक्ष अपना घर ही नहीं बचा पाया। विपक्षी पार्टियों के कई सांसद, विधायक चुनाव में बीजेपी के साथ दिखे। उत्तर प्रदेश में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। जानकारी के मुताबिक 14 राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई। 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, 119 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। यूपी में शहजील इस्लाम समेत समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी अपने विधायक को ही नहीं संभाल पाई, सहयोगी तो पहले ही साथ छोड़ गए थे। तो हमने खुला वोट दिया है, तो क्रॉस वोटिंग तो समाजवादी पार्टी के लोग जो बचे वो लोग किए होंगे, हमसे उसे नहीं मतलब। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि क्रॉस वोटिंग के पहले ही मुझे मालूम था कि क्रॉस वोटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए विधायक के अलावा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 12 वोट अधिक मिले, जो कि साफ तौर पर विपक्ष के विधायकों के वोट हैं। इनमें एक नाम बरेली की भोजीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम का है। जो ISI का एजेंट बताने वाले लोग हैं, वो जो कट्टर समाजवादी के लोग हैं और जो नेताजी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, वो नेताजी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उधर सत्ता में काबिज बीजेपी विपक्षी विधायकों की क्रॉस वोटिंग को अंतरात्मा की आवाज पर फैसला बता रही है। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में ऐसे उम्मीदवार का चयन किया था जो शोषितों की, दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, गिरवासियों की आवाज थी। और यही वजह रही कि सभी ने अंतरात्मा की आवाज पर पार्टी लाइन से अलग जाकर उनको वोट दिया और उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने विपक्ष का हौसला तोड़ दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को अभी से अपनी हार दिखाई देने लगी है। सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने के लिए जिस संजीदगी की, जिस सलाहियत की, जिस गंभीरता की आवश्यकता है इस देश के विपक्ष को, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव झलकता है। विपक्ष की पार्टियां अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों में इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। कुल मिलाकर कहें तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद विपक्षी एकता का दावा पूरी तरह बिखर गया है। सवाल है, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष कोई नई रणनीति बनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी बीच आजम खान से केशव देव मौर्य ने मुलाकात की। आजम से मिलने के बाद केशव देव मौर्य ने कहा कि आज जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में आजम खान साहब से मुलाकात का सौभाग्य मिला। आजम खान ने अपने हाथों से खाना खिलाकर मेरा गौरव बढ़ा दिया, यह भी कहा है केशव देव मौर्य ने। केशव देव मौर्य जो कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब वो समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हैं और अखिलेश यादव को लेकर बयान भी दे चुके हैं। महान दल के केशव देव मौर्य जिन्होंने आज आजम खान से मुलाकात की, उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आजम खान ने बकायदा अपने हाथ से खाना परोसा, जिसका जिक्र उन्होंने ट्वीट पर भी किया है। और एक बड़ी खबर मऊ से आ रही, जहां पर एक्सप्रेसवे पर एमएलए की कार पलट गई है। हादसे में बाल बाल बचे हैं श्रीकांत कटियार, विधायक समेत 5 लोग सवार थे। बांगर मऊ से विधायक हैं श्रीकांत कटियार। श्रीकांत कटियार हादसे में बाल बाल बचे हैं, विधायक की कार पलट गई है। बांगर मऊ से विधायक 5 लोग सवार थे जब कार हादसे का शिकार हुई है। 5 लोग सवार थे उस वक्त इस कार में, बाल बाल बचे हैं एमएलए श्रीकांत कटियार, वो भी कार में सवार थे जब ये हादसा हुआ है। हादसा कैसे हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीर है। एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, एमएलए की कार पलट गई, 5 लोग सवार थे, श्रीकांत कटियार भी उस वक्त वहां मौजूद थे, सभी लोग सुरक्षित हैं। तो इसी कार पर सवार होकर विधायक के साथ 4 अन्य लोग जा रहे थे, तभी ये कार हादसे का शिकार हो गई है। हादसे के बाद की तस्वीर आप देखिए, कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। उधर पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। कई जगहों पर छापेमारी हुई, ईडी की ओर से छापेमारी की गई और करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। भर्ती घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई हुई है। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन से जुड़ा यह मामला है। पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड में घोटाले की बात सामने आई, जिसके बाद ईडी ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए के नोट बरामद किए गए हैं। नोटों के ये बंडल आप देख रहे हैं, ढेर लगी है नोटों की, ये ढेर, करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं, नकदी बरामद किए गए हैं। ईडी की छापेमारी के दौरान ये बरामदगी हुई है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सोशल मीडिया के जरिए 61 साल के एक शख्स से 20 लाख रुपए ठग लिए गए। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया का करते हैं इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, शादी का प्रेम जाल फेंकेगी, फिर बनाएगी शिकार। अगर आप ये सब जानकर हैरान हैं, तो हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। खबर उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए है जो बिना जान पहचान के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी महिला के नाम पर बनी आईडी से प्यार भरे मैसेज मिलते हैं। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए। खबर प्रयागराज से जुड़ी है, जहां 61 साल के व्यक्ति को एक विदेशी महिला के नाम से बनी फेसबुक आईडी से रिक्वेस्ट भेजी गई, चैट की गई, प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर विदेश में सेटल होने के नाम पर रुपए ऐंठे गए, पूरे 20 लाख रुपए। मेरे एक मित्र हैं, 61 साल के हैं। वो जो है अपने पत्नी से काफ़ी नाराज़ थे और फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट इन्होंने स्वीकार कर लिया एक महिला के तरफ से। तो उस महिला ने इनको जो है इनसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और शादी के नाम पर जो है वो इनसे नज़दीकियाँ बढ़ाती गई, और नज़दीकियाँ केवल चैटिंग तक ही सीमित रही, कभी इन्होंने देखा नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह युवक को शिकार बनाया गया। पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, फिर प्यार भरी बातें, और उसके बाद न्यूड तस्वीर मंगाई गई, और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का गेम। उधर से जो चैटिंग जो की जाती है उसमें जिस फीमेल की तरफ से वो ये कहा जाता है कि हम आपको किसी गिफ्ट भेज रहे हैं, आप गिफ्ट को
ले लीजिए और इतना पैसा जमा कर दीजिए। इसके लालच में आकर के लोग गिफ्ट छुड़ाने के लिए ये पैसा जो है बताए गए अकाउंट में डालते हैं और वहाँ से फिर वो पैसा काफ़ी कर रखो। इस प्रकरण में भी, इस मैटर में भी करीब 20 लाख रुपए ठग लिए गए। बाद में वो फ़ोन भी बंद कर दिया था, वो साइट बंद कर दी जाती है। पुलिस ने इस मामले में नाइजीरिया के रहने वाले एक युवक जिसका नाम ऑगन्स स्टेनली बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में कई बड़ी बातें सामने आई हैं। फिलहाल इस केस में प्रयागराज पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। डिजिटल होती दुनिया में सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।